नमस्कार सदगुरु। नमस्कार विजय जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके जन्मदिन पर मैं आपसे रूबरू हूँ। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से, लोकमत की ओर से और महाराष्ट्र की जनता की ओर से। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और सबका मार्गदर्शन करते रहे। ईश्वर आपको यूं ही आशीर्वाद देते रहे। नमस्कार। आज हम लोग कॉन्शियस प्लैनेट पर बात करने वाले हैं। मनुष्य ने वाकई प्रकृति का बहुत बड़ा नुकसान किया है। पेड़ काट दिए, जंगलों को नष्ट कर दिए, प्राणियों की बुरी हालत की, उन्हें मार मार के जंगलों का नाश किया, पहाड़ खूट दिए, नदियों की धारा बदल दी, कई नदियां तो लुप्त हो गई। पर्यावरण को लेकर मैं भी लगातार चिंतित रहता हूं गुरुदेव। पार्लियामेंट में मैंने कई बार ये प्रश्न उठाया। मेरे 18 साल के पार्लियामेंट जीवन में मैं ये प्रश्न निरंतर उठाता रहा। सदगुरु, आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पर्यावरण के प्रति नीति बनाने में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका बजाई, उसमें मैंने भी छोटी सी भूमिका निभाई है। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े अखबार समूह लोकमत के एडिटर इन चीफ के रूप में पर्यावरण पर मैं लगातार लिख रहा हूँ, ताकि लोगों को धरती माँ के प्रति सजग किया जा सके। और भी प्रश्न मेरे जो हैं, उसमें एक मेरे दिल और मेरे करीब में रहने वाला प्रश्न है वो किसानों का। उसके प्रति भी मैं सदगुरु बहुत जागरूक हूँ। लोक विषयों पर चिंतन की यह विरासत मुझे मेरे बाबूजी स्वतंत्र संग्राम सेनानी श्री जवाहरलाल दर्डा से मुझे मिली है। मैं जैन धर्म का उपासक हूँ और भगवान महावीर ने सबसे पहले पर्यावरण की बात की थी। जैन शास्त्र पर्यावरण को महत्व देते हैं, यहाँ तक कि फूल तोड़ना भी वर्जित है। हमारा धर्म पानी के सदुपयोग की प्रेरणा हमेशा देता रहा है। एक चींटी की भी हत्या को अपराध माना है, लेकिन आज धर्म के नाम पर दुनिया भर में अत्याचार हो रहे हैं और इस अत्याचार में सबसे ज़्यादा महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर मैं हमेशा लिखता रहा हूँ। यह अनाचार खत्म हो और एक दिन ये विश्व बेहतर बने, इसी कामना के साथ में हम गुरुदेव आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला प्रश्न आपको ऐसा है कि आध्यात्मिक गुरु को पर्यावरण का विषय उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या पर्यावरण और आध्यात्मिकता सहभागी हो सकते हैं? There is no such thing as environment. पर्यावरण जैसी कोई चीज नहीं होती। ये पूरा आधुनिक शिक्षा प्रणाली का संकुचित दृष्टिकोण है, जहां आप दुनिया को कई टुकड़ों में देखने की कोशिश कर रहे हैं, वरना पर्यावरण जैसी कोई चीज नहीं है। आज आधुनिक विज्ञान भी इस पर आ रहा है, क्योंकि पूरी वैज्ञानिक सोच और शिक्षा मोटे तौर पर बुद्धि पर आधारित है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप अपनी बुद्धि को धारदार रखेंगे या बिना धार की, जवाब क्या होगा विजय? धारदार, है ना? तो बुद्धि एक छुरी की ही तरह है, जितनी पैनी हो उतनी अच्छी है। आप क्या कर सकते हैं? आप एक छुरी से क्या कर सकते हैं? आप छुरी से सिर्फ काट सकते हैं। आप छुरी से सिलाई नहीं कर सकते। अगर आप अपने कपड़े छुरी से सीने की कोशिश करेंगे तो ये तार तार हो जाएंगे। दुनिया के साथ बस यही हो रहा है। हम जीवन के हर पहलू को अपनी बुद्धि से संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोचकर कि जीवन को संभालने का यही तरीका है, क्योंकि हमने शिक्षा प्रणाली को पश्चिम से उधार लिया है, जहां इसकी प्रकृति पूरी तरह से बुद्धि पर आधारित है। अब हम हर चीज के टुकड़े कर देते हैं। पर्यावरण जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं जैसी भी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि आप जिस शरीर में हैं
वह वही मिट्टी है जिस पर आप चलते हैं। अगर आपको अभी इस बात का एहसास हो जाता है तो आप एक तरह से काम करेंगे, आप एक तरह से जीवन जिएंगे, आप जीवन को एक खास तरह से अनुभव करेंगे। वरना एक दिन जब हमें दफनाया जाएगा हम समझ जाएंगे कि हम धरती का एक हिस्सा हैं। ज्यादातर लोग मरने के बाद ही ये जान पाते हैं, लेकिन जब आप जिंदा हैं तभी अगर आप इसे समझ जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उसके प्रति संवेदनशील हो जाएंगे, जो आपके जीवन का स्रोत है और वही आपका जीवन भी है। मेरा जीवन जैसी कोई अलग इकाई नहीं होती। हमारा जीवन हर दूसरी चीज के साथ तालमेल में घटित हो रहा है। आज आधुनिक वैज्ञानिक आपको बता रहा है, कोशिकीय वैज्ञानिक आपको बता रहे हैं कि वे नहीं जानते कि एक जीवित कोशिका, एक मानवीय कोशिका क्या होती है, क्योंकि एक समय जो बैक्टीरिया था वो माइटोकॉन्ड्रिया या मानवीय कोशिका का ऊर्जा स्रोत बन गया। तो अभी हम वायरस को देख रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर का 52% से ज्यादा मुख्यतया सूक्ष्म जीवाणुओं से बना है। हमारा खुद का आनुवांशिक तत्व कम और सूक्ष्म जीवाणु ज्यादा हैं। तो मेरे और पर्यावरण जैसी चीज कहाँ रही? मैं पर्यावरण हूं, पर्यावरण मैं हूं। इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। तो सद्गुरु, हम दूसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। मनुष्य और प्रकृति के बीच वक्त के साथ संघर्ष बढ़ता चला गया है। इस महामारी ने हमें धरती के साथ बेहतर सामंजस्य बनाने की सीख दी है। इस सीख को हम प्लैनेट के प्रति सचेत और सजग व्यवहार में कैसे बदल सकते हो सद्गुरु? देखिए, इस धरती पर एक ही समस्या है, वो है इंसान। मुझे बताइए, क्या कोई दूसरी समस्या है? अभी हमें लगता है कि वायरस समस्या है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ एक ही समस्या है, इंसान। इंसान के बारे में समस्या क्या है? इस पृथ्वी पर होने वाले क्रमिक विकास के पैमाने के संदर्भ में हम अभी विकास के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। हम विकास का शिखर हैं, हम बुद्धिमत्ता का शिखर हैं, हम क्षमताओं का शिखर हैं। लेकिन हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी काबिलियत खुद हमारी ही खुशहाली के खिलाफ काम कर रही है। अभी तो आपने कहा चर्च गेट में या जहां भी, सिर्फ चर्च गेट में ही नहीं, हर जगह लोग तनाव और दबाव में हैं। तनाव, दबाव, दुख, डिप्रेशन, आप इसे चाहे जो भी कहना चाहें, ये इंसान की पीड़ा के विभिन्न स्तर हैं। तो अगर आपको बीमारी या चोट या रोग वैसी किसी चीज के कारण शारीरिक कष्ट होता है तो वह अलग बात है, लेकिन इंसान की 95% पीड़ा मानसिक होती है। मानसिक पीड़ा यानी ये खुद ही पैदा की गई होती है। इसका मतलब है कि आपके पास एक पैनी छुरी है। हम पैनी बुद्धि की बात कर रहे थे। हमारे पास एक पैनी छुरी है, आप नहीं जानते कि इसे कैसे पकड़ें। हर वक्त आप उसे खुद को ही चुभोते रहते हैं। अगर आप एक जगह बैठकर दुखी हैं तो इसका मतलब है कि आपकी अपनी बुद्धि ही आपके दुख का आधार बन गई है। अगर हम आपका आधा भेजा निकाल दें तो आप शांत रहेंगे। आज दुर्भाग्य से ज्यादातर आध्यात्मिक शिक्षक भी यह कहते घूम रहे हैं कि मन की शांति ही आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ऐसे लोग सिर्फ कब्र में शांति से आराम करेंगे, क्योंकि The fundamental reason why even peace has become an ultimate शांति सबसे मौलिक चीज है। अगर आप आज अपने खाने का आनंद लेना चाहते हैं, अगर आप आज अपने डिनर का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको कम से कम शांत होना होगा, भले ही आप परम आनंद में ना हो। At least you must be peaceful. अब शांति को चरम लक्ष्य बना दिया गया है। जो आपके जीवन की सबसे बुनियादी चीज होनी चाहिए थी वह चरम पर पहुंच गई है। अगर आप सोचते हैं कि अक्षर अ वर्णमाला का आखिरी अक्षर है तो फिर समस्या है ना? शांत होना। अगर आप सड़क पर घूमने का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको शांत होना होगा। अगर आप अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको शांत होना होगा। अगर आप अपने भोजन का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको शांत होना होगा। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि शांति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली में और आपकी सामाजिक संरचना में इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये समझने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है कि अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी भावनाओं को कैसे संभालें। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब दुनिया को जीतने में व्यस्त हैं। हम दूसरे ग्रहों को भी जीतना चाहते हैं। हम चांद पर जा रहे हैं, हम मंगल पर जा रहे हैं, लेकिन हम यहां पर कुछ भी नहीं जानते। हमारी यही समस्या है, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली जीतने के बारे में है, खुशहाली के बारे में नहीं, अनुभव की गहनता के बारे में नहीं, दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में नहीं। ये सिर्फ जीतने, जीतने और जीतने के बारे में है। इस वजह से सरल सी चीजें भी बहुत जटिल बन गई हैं। पिछले 60-70 सालों में जैविक तत्व और कीड़ों की आबादी का 80% खत्म हो गया है।
रीढ़ वाले जीवों की 60% आबादी खत्म हो चुकी है और धरती पर मौजूद प्रजातियों का 20% हिस्सा अभी विलुप्त होने की कगार पर है। और वे कह रहे हैं कि इस सदी के अंत तक इस धरती पर 50% प्रजातियां विलुप्त होने का सामना करेंगी। इसके अंत तक 21वीं सदी के अंत तक इस धरती पर मौजूद 50% प्रजातियां विनाश का सामना करेंगी। जब हम ये नहीं समझते कि हमारा जीवन यहाँ पर सिर्फ इस धरती के हर दूसरे जीव के अनवरत कार्य की वजह से चल रहा है, जैसे सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, जानवर, पेड़ पौधे सभी लगातार काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। ये समझना और इसे अनुभव के आधार पर जानना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब हम दूसरे जीव रूपों को विलुप्त होने की ओर धकेल रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी बुद्धि हमारे ही खिलाफ काम कर रही है। जब हमारी बुद्धि हमारे ही खिलाफ काम करती है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं बचा सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों की इस पीढ़ी को एक अधिक समग्र बुद्धिमत्ता बनाएं, न कि एक ऐसी बुद्धि जो हर चीज को टुकड़ों में काट देती है। Sadhguru, you raise the two issues in between this. One is peace and the education. So I would like to know how and where you get the peace. How do you get? Whose responsibility is to get the peace? नहीं, आपको तनाव कैसे मिलता है, पहले ये बताइए। But you see, it's very easy to get that, but where do you get the peace? आपको तनाव कहाँ से मिलता है? Sorry? आपको तनाव कहाँ से मिलता है? You see, all around we are getting the tension. No, all around there's no tension. नहीं, चारों ओर तनाव नहीं है। बस इंसान अपनी खुद की बुद्धि को संभाल नहीं पा रहे हैं, जो दबाव और तनाव का कारण बन रहा है। अगर आप अपने मन का उपयोग करना जानते तो आप खुद के लिए खुशी पैदा करते या दुख? Suppose it so happens. मान लीजिए कि आपकी 2 उंगलियां बस उछलकर आपकी आंखों में घुसने लगे, तो हमें इन 2 उंगलियों का क्या करना चाहिए? इसका मतलब हम अपने हाथों का उपयोग करना नहीं जानते, है ना? इसी तरह हम अपनी बुद्धि का उपयोग करना नहीं जानते। हमारी विकसित बुद्धि एक बड़ी समस्या बन गई है। अगर हमारे पास केंचुए का दिमाग होता तो हम भी शांत होते। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बताइए, बुद्धि समाधान है या समस्या? बुद्धि एक समाधान होनी चाहिए। दुर्भाग्य से ये एक समस्या बन गई है। Absolutely. I mean, inclusion should be the solution, but it has become the problem. And how to solve this problem is very important. इसकी वजह है कि हमारा पूरा रवैया सिर्फ जीत हासिल करने का हो गया है। सब कुछ शिक्षा प्रणाली जीत हासिल करने के बारे में है। हम किंडरगार्टन से शुरू हो जाते हैं, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा, एक 5 साल के बच्चे से कहा जाता है कि तुमको कक्षा में बाकी सबसे ऊपर होना चाहिए, तुम टॉपर हो या नहीं। टॉपर का मतलब क्या है? ये कि स्कूल में हर दूसरे बच्चे को आपसे नीचे होना चाहिए। इस रवैये के साथ स्वाभाविक रूप से हम दुख पाएंगे। We've been taught that you should be the best. Yeah. You must get the more and more marks, but they don't talk about the values. They don't talk about the living values. They talk about the society values. They don't talk about the family values. They teach only that get the numbers. नहीं, वो बात की बात है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ये है कि एक इंसान के रूप में आपके हाथ हैं, पैर हैं, दिमाग हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसका उपयोग अपनी भलाई के लिए कैसे करें, है ना? अगर आपका हाथ आपके चेहरे पर मारना शुरू कर दे तो क्या यह भलाई है? इसी तरह अगर आपका दिमाग आपको पीटने लगता है, आप इसे तनाव, चिंता, ये वो कुछ भी कह सकते हैं, पर मूल रूप से आपका दिमाग आपको मार रहा है ना? But Sadhguru, you see, in this population, almost 80% of the population of this nation is fighting for two modest foods, for the water. That is also a problem. वो भी एक समस्या है। 1947 में हम 33 करोड़ लोग थे, आज हम 125 करोड़ हैं। हम 74 साल में 4 गुना क्यों हो गए? ठीक है, औसत आयु बढ़ गई है, जो अच्छी बात है। 1947 में 28 साल की औसत उम्र से आज हम 72 या 73 पर आ गए हैं, जो एक राष्ट्र के लिए शानदार उपलब्धि है। लेकिन
क्या ये एक सीधा सादा, मैं कोई फिलॉसफी नहीं बता रहा हूं, क्या ये समझना सरल सा गणित नहीं है कि अगर मैं अपनी मृत्यु को टालता हूं तो मुझे अपना जन्म भी टालना होगा? महाराष्ट्र और विशेषकर मैं विदर्भ की बात करना चाहूँगा कि किसानों की लगातार बढ़ती आत्महत्या से पूरा विदर्भ क्षेत्र तनाव से भरा हुआ है। महाराष्ट्र के लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि किसानों की स्थिति सुधरे? यदि उन्हें मौसम का साथ नहीं मिल रहा है तो वे क्या करें सदगुरु? सबसे पहले मैं इसके सबसे बुनियादी पहलू पर बात करूंगा। विदर्भ क्षेत्र एक तरह से इसलिए पीड़ित है क्योंकि मोटे तौर पर यह एक बेसाल्ट क्षेत्र है। तो ये सिर्फ कुछ प्रकार के पेड़ों और पौधों के लिए ठीक है, ये एक ही फसल वाली खेती के लिए ठीक नहीं है, पर हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसान दुखी है क्योंकि वो उस जमीन में पैसे लगाता है जहां आसानी से पैदावार नहीं होगी, और वह साल दर साल पैसा खोता जाता है, और वो इतना हताश हो जाता है कि फिर आत्महत्या ही एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीका बचता है। सदगुरु जी, आपका केंद्र तमिलनाडु में है। ऐसा क्या हुआ कि आपने महाराष्ट्र पर ध्यान केंद्रित किया है और यवतमाल क्षेत्र में काम शुरू किया? दुर्भाग्य से यह यवतमाल क्षेत्र देश की आत्महत्या राजधानी बन गया है, तो इसीलिए हम वहां गए। मैंने वहां जाने का फैसला किया क्योंकि मैंने कहा कि इसे बदलना होगा। हम इसे बदल देंगे, मुझे 100% यकीन है हम इस प्रक्रिया को बदल देंगे। वास्तव में पिछले 6 या 8 महीनों में मुझे नहीं लगता कि उस क्षेत्र में एक भी आत्महत्या हुई है, क्योंकि हम सभी परिवारों से जुड़े हुए हैं। हमारे स्वयंसेवक हर परिवार के साथ फोन पर जुड़े हुए हैं। अगर कुछ परेशानी है तो वो कम से कम उन्हें कॉल कर पाते हैं। भले ही हम उन्हें आर्थिक सहायता न दे पाएं, पर कम से कम एक भावनात्मक शक्ति और प्रेरणा मौजूद है ताकि वे लगे रहें। Climate is really upsetting them very much. नहीं, असल वजह है मिट्टी की क्वालिटी, वो बेसाल्ट है। तो लोग बेसाल्ट क्षेत्र में खेती क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि जनसंख्या का दबाव ही ऐसा है। अगर हम जनसंख्या के दबाव के बारे में कुछ नहीं करते तो लोग स्वाभाविक रूप से अनुपजाऊ मिट्टी में खेती करने की कोशिश करते हैं। जब आप अनुपजाऊ मिट्टी में खेती करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप हताश हो जाएंगे। लोग पैसे लगाते हैं, उनके लिए कोई विशेष योजना नहीं है। ये बाकी हर जगह के समान ही है। वे बैंक लोन लेते हैं, वे पैसे लगाते हैं और वापस भुगतान नहीं कर पाते और वे मुसीबत में आ जाते हैं। फिर वे साहूकारों के पास जाकर ज्यादा दबाव में आ जाते हैं। ये हो रहा है तो लोग कहते रहते हैं कि समस्या साहूकार है, ये है, वो है। नहीं, वो एक परिणाम है। असली समस्या ये है कि मिट्टी उपजाऊ नहीं है। अगर आप इसे उपजाऊ बनाना चाहते हैं तो पर्याप्त मात्रा में हरियाली होनी चाहिए। मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि मिट्टी में जैविक पदार्थ डाले बिना ये उपजाऊ नहीं बनेगी। जैविक पदार्थ सिर्फ 2 स्रोतों से आ सकते हैं। एक है पेड़ों का हरा कूड़ा, दूसरा है पशु का गोबर। पेड़ बहुत पहले कट गए, सारे पशु अब विदेश जा रहे हैं, वे अब खेत पर नहीं हैं। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कोई तरीका नहीं है। एक अनुपजाऊ मिट्टी में आप खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से ये एक तबाही होगी। अभी ऐसा सिर्फ यवतमाल में नहीं है। यवतमाल वाली स्थिति देश के कई हिस्सों में बढ़ेगी, क्योंकि भारत की 52% मिट्टी को खराब मिट्टी घोषित कर दिया गया है। लगभग 40% मिट्टी को बंजर घोषित कर दिया गया है। एक समय ये धरती पर सबसे अधिक उपजाऊ भूमि थी। अब केवल 50 सालों में हम इसे इस दिशा में ले गए हैं। तो इसे पलटने का समय आ गया है। अगर हम इसे पलटना चाहते हैं तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि पेड़ लगाना खेती का एक हिस्सा बन जाए। यही चीज हम कर्नाटक और तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर ला रहे हैं। जब हम किसानों को पेड़ों पर आधारित खेती की दिशा में ले जाते हैं, जहां वे एक से ज्यादा फसल उगा सकते हैं, तो मिट्टी की स्थिति में काफी सुधार होता है। किस हद तक जमीन पानी को सोखती है, यानी उदाहरण के लिए अभी कावेरी बेसिन में, जहां मैं पैदा हुआ था, कावेरी तट के पास, मैं कावेरी के तटों पर रहता था। एक समय में कावेरी मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रही है। आज अगर इसे देखें तो मेरी आंखों में ये 35-40% से भी कम है जब मैं एक लड़का था तब के मुकाबले। तो अगर इसे वापस लाना है तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि कावेरी घाटी में उन्होंने पिछले 50 सालों में 82% हरियाली हटा दी है।
गंगा घाटी में, जो भारत के भूगोल का 25% है, हमने 90% से अधिक हरियाली हटा दी है। पहली बार हम सरकार के साथ काम करते रहे हैं और अब सरकार इस पर सहमत है कि नदियों को पुनर्जीवित करने का एक तरीका है नदी की घाटी में वापस पेड़ लगाना। ये वापस आ रहा है, लेकिन इसे होने की जरूरत but it है। needs Would you to able happen. to convince the government? हाँ, अब ये नीति में शामिल हो चुका है, क्योंकि नदी अभियान की नीति यही थी और अब उन्होंने इसे आधिकारिक नीति बना दिया है। Great job. To convince the government is not a easy job. नहीं, सरकार मान गई क्योंकि लोग मान गए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैंने नदी अभियान आंदोलन किया तो आंदोलन में 16.2 करोड़ लोगों ने भाग लिया। जब उन्होंने इस तरह की संख्याएं देखीं, जब लोग मान जाते हैं तो सरकार हमेशा मान जाती है। तो उन्होंने सभी 28 राज्यों के लिए इसे ऑफिशियल नीतिगत सिफारिश बना दिया है। अब कुछ राज्य इस दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य से इस साल सब कुछ वायरस की वजह से धीमा हो गया है। सदगुरु, मैंने देखा है कि आप जल के प्रति बहुत सीरियस है। आपने जल को समझा है, उसके महत्व को समझा है। जैसा कि मैंने देखा है कि हज़ारों लाखों लोगों को आपने, लाखों युवकों को रैली ऑफ रिवर्स और कावेरी कॉलिंग जैसे प्रयासों से आप मर रही नदियों के प्रति ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए आपने बहुत बड़ी मुहिम उठाई थी और उसमें लोकमत भी सहभागी हुआ था। इससे सरकार की भूमिका कैसी होनी चाहिए, आप बताइए। जैसा कि मैंने पहले कहा था, देखिए, कर्नाटक सरकार ने कुछ आक्रामक कदम उठाए हैं, बहुत ही सक्रिय कदम। महत्वपूर्ण बात यह है कि 125 Sadhguru, in your talk, you have been talking about the Karnataka government. Do you think that government of Maharashtra is not doing in this? I will. मैं उस पर आऊंगा। महाराष्ट्र सरकार ने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। उन्होंने लगभग 50 करोड़ पेड़ लगाए हैं। ये अद्भुत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्यादातर जमीन किसानों के पास भूमि है। लगभग 84% भूमि किसानों के हाथ में है। यही वो जगह है जहां पेड़ लगने चाहिए। पेड़ वहां तभी लग सकते हैं जब ये उसके लिए व्यावसायिक रूप से सफल हो, जब ये उसे आर्थिक लाभ पहुंचाए। तो हम इस दिशा में काम करते रहे हैं। एक बात है कि किसान उत्पादक कंपनियों पर लगने वाला टैक्स हटाया जाए, जो सरकार ने लगभग 2 साल पहले कर दिया है। एक और बात सब्सिडी देने की है, जो अभी केवल कर्नाटक और उत्तर पूर्वी राज्यों ने किया है, लेकिन दूसरे राज्यों का ये करना अभी बाकी है। उनका खेती का तरीका बदलने के लिए सब्सिडी जरूरी है, क्योंकि पहले 4 साल में कमाई का नुकसान होता है, लेकिन 5 से 7 वर्षों में कमाई 300 से 800% के बीच बढ़ जाती है। हम 70,000 से अधिक किसानों को पेड़ों पर आधारित खेती में परिवर्तित कर चुके हैं। 5 से 7 वर्षों में उनकी आय 3 से 8 गुना बढ़ गई है, लेकिन पहले 3-4 साल में नुकसान होता है। वो नुकसान अगर उसकी भरपाई हो जाए तो लाखों किसान ऐसा करने लगेंगे। यही बात महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कर्नाटक की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बात महत्वपूर्ण है। उन्होंने पहले 4 साल की सब्सिडी दी है। अब कावेरी बेसिन में 52 लाख किसान, हम उन्हें 30% पेड़ों पर आधारित खेती की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो महत्वपूर्ण काम किया गया है, उन्होंने यवतमाल के लिए अब एक विशेष प्रयोजन वाहन का गठन किया, जो इसे करने का सही तरीका है। इन विशेष प्रयोजन के वाहनों के बिना किसान सरकार के 12 विभिन्न मंत्रालयों के साथ काम नहीं कर सकते। उन सभी को एक साथ लाना असंभव है। एक अच्छे अधिकारी के साथ ये विशेष प्रयोजन वाहन जादू करेगा और निश्चित रूप से हम आपको यवतमाल तालुका में इसका प्रभाव दिखाएंगे। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जान के कि आपने वेस्टर्न घाट का एक्सटेंसिव भ्रमण किया है। यहाँ आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है? वेस्टर्न घाट से आपने रिश्तों के बारे में कुछ बताएंगे? मैंने घाटों पर बहुत समय बिताया है। एक चीज है मोटरसाइकिल चलाना, दूसरी चीज है ट्रैकिंग। लगभग ट्रैकिंग? हाँ, बहुत ट्रैकिंग। मैं पश्चिमी घाट के कर्नाटक भाग में लगभग सभी चोटियों पर चढ़ चुका हूँ। पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र भाग में मैं एक स्थान जिसने मुझे 1 से ज्यादा बार वापस बुलाया, वो गोरखनाथ गुफाएं हैं। वहां मैंने कुछ समय बिताया है और मैंने यात्राएं की हैं, गोवा से कन्याकुमारी तक
मेरी मोटरसाइकिल पर 11 बार ऊपर से नीचे और Up and वापस। down. तो But where you would like to live there? Hmm? Would you Live in like the to mountains. any place you like where you are special? Your feelings? Right now, we are looking of. अभी हम चाहते हैं कि लोनावला के पास एक जगह स्थापित करें, पुणे के करीब, लेकिन लोनावला से थोड़ी दूर, पुणे की ओर। हम एक केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन हमें देखना होगा, भूमि और दूसरी चीजें एक साथ मिलना जरूरी है। हमें आप जैसे लोगों से मदद की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास महाराष्ट्र में जमीन के सौदे करने के उपाय नहीं हैं। We are always with you because you are doing a tremendously work. I mean, you are inspiring every state, I must say. सदगुरु, मेरे मन में शिरडी को लेके कई बातें मेरे मन में आती रहती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जो मन में द्वंद्व चल रहा है उसका शायद आप जवाब दे दें। लाखों श्रद्धालु हर साल शिरडी की यात्रा करते हैं, क्या आप इसे आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालेंगे? I think it's more an inspiration. मुझे लगता है वे संत सभी को प्रेरित करते हैं। मैं वहां नहीं गया हूं क्योंकि मैं लोकप्रिय मंदिरों में नहीं जाता हूं। आमतौर पर मैं नहीं जाता, किसी विरोध के कारण नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग और चीजें होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप वहां कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये उस एक आदमी की प्रेरणा है जिसने पीढ़ियों तक लोगों को जागरूक रखा है, और उनकी कृपा और आशीर्वाद ने कई लोगों का पोषण किया है। तो ये एक व्यक्ति की शक्ति है। जब वह कुछ सीमाओं को पार करता है तो वो लाखों लोगों के जीवन को स्पर्श कर सकता है। यही अद्भुत है। Sadhguru, what do you think, how media can help you into your project? महाराष्ट्र में निश्चित रूप से हमें हर संभव मदद की जरूरत है, Because, क्योंकि I'm with you. देखिए, लोगों की भागीदारी के बिना आप ऐसे प्रोजेक्ट को सफल नहीं बना सकते। ये सिर्फ एक सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए लोगों के साथ काम करना जरूरी है। चीजों को करने के एक तरीके को दूसरे में बदलना नीतियों को बदलने से नहीं होगा। नीतिगत बदलाव हम लाए हैं। हमें एपीएमसी एक्ट में छूट मिली। अब किसान अपनी उपज को जहां चाहे बेच सकता है। लकड़ी के कानून बदले गए जो मौजूद थे। देखें, देश में कानून ऐसे थे पर्यावरण कार्यकर्ताओं और दूसरे लोगों के कारण कि अगर आप अपनी जमीन में एक पेड़ उगाते हैं और आप इसे जरूरत पड़ने पर काटते हैं तो आप गिरफ्तार हो सकते हैं। यह कानून था। तो अब हमें ये सुकून मिल गया है कि अगर आप अपनी भूमि में पेड़ उगाते हैं तो आप इसे काट सकते हैं और देश भर में पहुंचा सकते हैं। केवल अब लगभग 20 या 25 दिन पहले इस कानून में ढील दी गई है। अब आप देश के किसी भी हिस्से से लकड़ी कहीं भी ले जा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब पर्यावरण मंत्रालय ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जहां आप अपनी लकड़ी को बेच सकते हैं। इन अड़चनों को हटाना बहुत महत्वपूर्ण था। So you suggest that farmers should grow the trees like timber or the bamboos in their field, in their farm? बात ये है, जब एक पेड़ उगता है ये एक निश्चित विज्ञान है। यह सिर्फ पेड़ बढ़ाने की बात नहीं है। अब आप बीज की जगह में फसल उगा सकते हैं। तो जब आपकी फसल को सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है तो आप पेड़ों को छांट देते हैं ताकि रोशनी सीधी जाए, ताकि सूरज की रोशनी फसलों पर पड़े। जब फसल को धूप की जरूरत न हो तो आप पेड़ों को बढ़ने देते हैं। जितना ज्यादा आप इसे छांटते हैं उतना ही ये लंबा हो जाता है, क्योंकि ये पेड़ की प्रकृति है। तो एक किसान का इससे क्या होगा? देखिए, अभी 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लकड़ी देश में लकड़ी का आयात हो रहा है। Over 112 crore देश में 112 करोड़ से अधिक के लकड़ी के उत्पाद आ रहे हैं। तो किसान को लाभ क्यों नहीं होना चाहिए? हम लाभ नहीं लेना चाहते हैं। अभी अगर आप दिल्ली से चेन्नई तक हवाई जहाज की सवारी करते हैं, अगर आप हर 5 मिनट में नीचे देखते हैं, पश्चिमी घाट को छोड़कर सब कुछ भूरे रेगिस्तान जैसा दिखता है। आप ठीक कह रहे हैं। कहीं भी पेड़ नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में पानी का एकमात्र स्रोत मानसून है। मानसून की बारिश पानी का एकमात्र स्रोत है। हमें समझना चाहिए, नदियां पानी का स्रोत नहीं हैं।
झीलें और तालाब और कुएं पानी के स्रोत नहीं हैं। वहां बारिश का पानी सिर्फ इकट्ठा होता है। तो जब बारिश होती है तो एक चीज हो रही है। मुंबई में आप इसे बहुत गंभीर रूप से अनुभव कर रहे हैं। देखिए, मैंने लगभग 40 साल पहले या 45 साल पहले इस पर स्पष्ट रूप से गौर किया था। मानसून की बारिश 75 से 140 दिनों के बीच तक होती थी। आज ज्यादातर बारिश 40 से 80 दिन के बीच हो रही है। पानी की समान मात्रा बारिश के रूप में आ रही है, पर कम समय में नीचे आ रही है। इस वजह से हर साल बाढ़ आती है। जहां बाढ़ है, 3 महीने पहले आप वहां जाते हैं, वहां सूखा पड़ता है, क्योंकि पानी पृथ्वी में घुसना चाहिए, पर यह सतह पर बह रहा है। जब ये सतह पर बहता है तो हम इसे बाढ़ कहते हैं। जब पानी नहीं होता है तो इसे सूखा कहते हैं। अगर पानी को जमीन में रिसना है तो सबसे बुनियादी बात यह है कि भूमि पर पर्याप्त हरियाली या पेड़ होने चाहिए, वरना पानी जमीन में नहीं जाएगा, ये सतह पर बहेगा। इससे रेगिस्तान बन रहे हैं। भारत की लगभग 52% भूमि अगले 30 वर्षों के समय में रेगिस्तान बन सकती है। हम ऐसे जी रहे हैं जैसे हम अंतिम पीढ़ी हैं। हमें इसे बदलना होगा, हमें इसे इसी पीढ़ी में बदलना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सद्गुरु, एक प्रश्न निश्चित है कि आज देश के अंदर लाखों लाखों युवक बहुत परेशान हैं। केवल भाषणों से तो काम नहीं चलेगा। 2 रोटी चाहिए, काम चाहिए। उनके हाथ चलते हैं और काम नहीं मिलता। नौकरियां नहीं हैं उनके पास में, जॉब्स थे वो चले गए। इस महामारी की वजह से और ज़्यादा वे परेशान हैं। सद्गुरु, बताइए ना, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, एक बात यह है कि हम पश्चिमी समाजों से इसे उठा रहे हैं कि जीवन सिर्फ मेरे, मेरे और मेरे बारे में बनकर रह गया है। भारत की संस्कृति की प्रकृति ये है कि हमारी प्रतिबद्धता हमेशा मुझसे बड़ी होती है। मेरे जीवन का अंतिम व्यक्ति मैं हूं। हम हमेशा इसी तरह से जीते रहे हैं। मैं अपने जीवन का अंतिम व्यक्ति हूं, पहला व्यक्ति नहीं। लेकिन अभी मैं अपने जीवन में एकमात्र व्यक्ति हूं। तो ये पूरी संवाद करने की तकनीक, दुर्भाग्य से लोग हमेशा इसका सकारात्मक तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर युवा सही तरीके से संवाद करने की क्षमता का उपयोग करते हैं, सही अर्थों में, कि ये उन्हें और बाकी हर किसी को भी फायदा पहुंचाए, तो ये तकनीक सबसे बड़ी संभावना हो सकती है। क्योंकि इससे पहले कभी भी हम पूरी दुनिया तक अपनी बात इस तरह नहीं पहुंचा सकते थे जैसा हम आज कर सकते हैं। देखिए, आप अभी नागपुर में बैठे हैं, मैं टेनेसी में बैठा हूं, लेकिन हम बात कर पा रहे हैं। ऐसा कब संभव था? ऐसा आखिर कब संभव था? ये पहली बार है। तो इस समय अगर आप सही विचारों, सही मानसिकता, जीवन को देखने का सही तरीका नहीं फैलाते हैं, तो हम इसे एक आपदा बना देंगे। सोशल मीडिया वगैरह के रूप में जो कुछ चल रहा है, ये काफी गति से भाग रहा है। ये काफी गति से भागती गाड़ी की तरह है। ये बस बिना किसी दिशा में भाग रहा है और पर्दे के पीछे से हर तरह के लोग इसे कई अलग अलग तरीकों से नियंत्रित कर रहे हैं। तो मैं युवाओं के बारे में ये कहना चाहूंगा कि उन्हें समझना होगा कि उनकी खुशहाली हर दूसरे जीवन की खुशहाली से अलग नहीं है। चाहे वो कोई दूसरा इंसान हो या कोई दूसरा जीव रूप, जैसे एक कीड़ा, पक्षी, जानवर या पेड़। ये समझना महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा होना है तो जीवन का एक ज्यादा गहरा अनुभव घटित होना चाहिए। युवा यानी उनके पास एक स्तर की ऊर्जा होती है। जब ऊर्जा मौजूद है, अगर संतुलन न हो तो ये एक आपदा है। संतुलन के बिना ऊर्जा एक आपदा है। तो युवाओं के जीवन में संतुलन लाने के लिए जरूरी अभ्यास, जरूरी रवैया और जरूरी पालन पोषण बिल्कुल गायब है, बिल्कुल गायब। अगर आप कहते हैं कि स्कूल में एक सरल सा योग करें तो धार्मिक मामले सामने आ जाएंगे। आपको झुकना और मुड़ना है, इसमें आपका धर्म कहाँ आता है? बताइए। आपके धर्म का उद्देश्य अकड़ जाना है? नहीं, इसमें कोई धर्म नहीं है। आप जिस धर्म का चाहे उसका पालन करें, या अगर आप चाहें तो किसी भी धर्म का पालन न करें। जरूरी बात यह है कि एक इंसान के रूप में, एक जीवन के रूप में आपको खुशहाली के चरम पर होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप खुशहाली के चरम पर हैं तो आपका खुश होना, आपका शांत होना आपके जीवन के स्वाभाविक पहलू हैं।
विजय जी, कृपया बताइए, आप और हर वो व्यक्ति जिसके साथ आप काम करते हैं, क्या ये सच है कि जब कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं? जब आप खुश होते हैं तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं, जब आप दुखी होते हैं तो आप सबसे बुरा करते हैं। जी सदगुरु। तो हमने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी भारतीय आध्यात्मिक प्रक्रिया, भारत की भूमि हमेशा आनंद पर केंद्रित रही है। इसका मतलब है कि आपको आनंदित होना चाहिए। अगर आप आनंदित हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे। अगर आप दुखी हैं तो आप स्वाभाविक रूप से सबसे बुरा करते हैं। तो हम समाज को नैतिकता के साथ, मूल्यों के साथ, हर तरह के मूर्खतापूर्ण सदाचार के साथ नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जरूरत इस चीज की है कि एक इंसान को अद्भुत महसूस करना चाहिए। जब वह अद्भुत महसूस कर रहा हो तो वे अद्भुत चीजें करते हैं। Yeah, absolutely right. But still, I feel we need your more interaction, more communication with this generation. Sadhguru ji, last question, only last question now. मुझे आपको ये बताना होगा, हमने अभी हमारे इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम का भी मराठी में अनुवाद या डबिंग की है। तो जो लोग अंग्रेजी नहीं समझते वे भी इसमें भाग ले सकते हैं। Congratulations. सदगुरु, सारे विश्व के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जगह जगह पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, अलग अलग धार्मिक कारणों से आप देख रहे कि दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, गृह युद्ध चल रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की हानि हो रही है, किसी को तकलीफ हो रही है, तो वो है महिलाओं को। देखा नहीं जाता सदगुरु, जिस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे, वे अत्याचार सहते सहते जी रही है, उन पर बलात्कार हो रहे हैं, टॉर्चर हो रहा है। उस कॉन्फ्लिक्ट के कारण से अगर उनकी प्रेगनेंसी हो तो वो अबॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सदगुरु कुछ करिए आप इसके लिए, प्लीज कुछ करिए। हाँ, दुर्भाग्य से परिणाम स्वरूप ऐसा है, लेकिन एक बुनियादी अर्थ में समस्या केवल महिलाओं के बारे में नहीं है। समस्या ये है कि जो कोई भी शारीरिक रूप से हमसे कमजोर है, हम उसे कुचलना चाहते हैं। दुर्भाग्य से महिलाएं शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोर होती हैं, हालांकि उनके बिना हम पैदा भी नहीं हो सकते। इसके बावजूद चूंकि वे शारीरिक रूप से कमजोर हैं, दुर्भाग्य से हम उन्हें कुचलने की कोशिश करते हैं। तो ये केवल महिलाओं के बारे में नहीं है। हमें समझना होगा कि हमें अपने भीतर एक विकास की जरूरत है कि अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपसे कमजोर है, तो आप उसे पोषित करके ताकतवर बनाएंगे, उसे कुचलेंगे नहीं। इस मौलिक चेतना को आना होगा। तो सिर्फ महिलाएं ही नहीं, कीड़े चिल्ला रहे हैं कि उनका सबसे अधिक शोषण हो रहा है। ठीक है, कीड़े चिल्ला रहे हैं कि उनका सबसे अधिक शोषण हो रहा है, क्योंकि दुर्भाग्य से इंसान इस मूड में है कि जो भी चीज हमसे थोड़ी कमजोर है, हम उसे कुचलना चाहते हैं। भले ही वो हमारी प्रजाति की हो, हम उसे कुचलना चाहते हैं, क्योंकि कुचलना महिलाओं के बारे में नहीं है, बच्चों के बारे में नहीं है, कीड़ों के बारे में नहीं है, केंचुओं के बारे में नहीं है। जिस भी चीज पर हम हावी हो सकते हैं और काबू कर सकते हैं और उसे अर्थहीन बना सकते हैं, दुर्भाग्य से हम उस मोड में हैं। इसके लिए जो आवश्यक है वो है चेतना, क्योंकि चेतना का मतलब है कि आपकी पहचान आपकी भौतिक प्रकृति से नहीं है, आपकी पहचान उससे कहीं बड़ी है। आपके जीवन का अनुभव आपकी शारीरिक प्रकृति तक सीमित नहीं है, आपका अनुभव आपके शारीरिक स्वरूप के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा है। एक बार ऐसा हो गया, फिर किसी महिला या किसी और जीवन को नियंत्रित करने या कुचलने की जरूरत चली जाएगी। यही वजह है कि हमें एक सचेतन विश्व की जरूरत है। एक सचेतन विश्व बनाने के इस प्रयास में हम दुनिया भर में एक बड़ा वैश्विक आंदोलन शुरू कर रहे हैं, ताकि दुनिया की आबादी के कम से कम 60% लोगों को शामिल किया जा सके। हम दुनिया की 60% आबादी को शामिल करना चाहते हैं, कम से कम, क्योंकि जब लोग साथ होंगे तो सभी लोकतांत्रिक सरकारें इस पर ध्यान केंद्रित करेंगी। इसका एक नतीजा होगा पर्यावरण का कल्याण। लेकिन वास्तव में अगर आप इसे देखें, अगर इंसान जागरूक हो जाएं, तो हावी होने की जरूरत, टकराव की जरूरत, लड़ाई की जरूरत, हिंसा की जरूरत आपके भीतर से चली जाएगी।
हिंसा को नियंत्रित करना एक बात है, लेकिन जरूरत है हिंसा की जरूरत को खोने की। वो तभी होगा जब हम सचेतन इंसानों और एक सचेतन विश्व का निर्माण करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। सदगुरु, काफ़ी समय दिया आपने। आपकी व्यस्तता में आज आपका जन्म दिवस का महत्वपूर्ण दिन है, विशेष दिन है। हम सबके लिए तो बहुत खुशी का दिन है ये। मैं आज पूरे महाराष्ट्र की तरफ से, और महाराष्ट्र की तरफ से इसलिए कि लोकमत महाराष्ट्र का नंबर 1 अखबार है, 13 करोड़ जनता का वो प्रतिनिधित्व करता है, और इसलिए मैं इस 13 करोड़ जनता की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी इतनी शक्ति दे, आपको इतनी शक्ति दे कि आप विश्व को आपके सद्विचारों से प्रेरित कर सके। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। धन्यवाद सदगुरु, आपके समय के लिए। मेरा आशीर्वाद आपके और महाराष्ट्र के लोगों के साथ है, खासकर बाघारी लोगों के साथ। मैं आने वाले सालों में कभी बाघारी का दौरा करूंगा, और कृपया कभी ईशा योग केंद्र कोयम्बटूर आएं। आपको जरूर आना चाहिए। That's something that you must. Definitely, I'll come and stay with you very soon as it's open. But I extend my invitation to visit Yavatmal, pay us, and we'll be very happy. Thank you very much, Guruji. Thank you very much once again. Namaskar. Jai Hind. आपको और आपके परिवार को मेरा आशीर्वाद। Thank you very much. नमस्कार। Thank you very much.